राइट, शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर यह है, तवांग में भारत और चीन के बीच बड़ी झड़प हुई है। चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। जिनपिंग जब तीसरी बार चुने गए सीपीसी की बैठक में, तभी यह साफ हो गया था जिनपिंग की नीयत साफ नहीं है। फिर से चीन कोई और हरकत कर सकता है, और चीन ने एक बार फिर से अगली तस्वीर दिखाई, गलवान जैसी हरकत की। गलवान पार्ट 2 करने की चीन ने कोशिश की है, लेकिन चीन 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसी तरह से कुछ झड़प हुई। इसी तरह की झड़प में फिर से भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। हालत यह कि भारतीय जवानों को देखकर भाग खड़े हुए ये चीनी जवान। भारत ने बता दिया है कि एक बार गलवान के बाद दूसरी बार पूरी तैयारी है, और उसी तरह से और उससे कहीं आगे बढ़कर इस बार चीन को बड़ा जवाब दिया गया है। आइए आपको बताते हैं, बड़ी खबर यह है कि क्या कुछ हुआ है उस जगह पर जहां यह झड़प हुई है। कुछ इस तरह का माहौल था, भारतीय सेना एक तरफ, चीनी सेना सामने थी। हुआ यह कि एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। आमने सामने दोनों सैनिक थे। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान यह झड़प हुई। पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में, सेना के जवान आते हैं और यहां से गुजर जाते हैं, निगरानी के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। यह जो घटना हुई है, यह जो झड़प हुई है, यह 9 दिसंबर को तवांग के पास झड़प हुई। तवांग अरुणाचल प्रदेश में आता है। 2006 से यहां दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती है, यानी चीन की सेना एक तरफ, भारत की सेना एक तरफ, दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। चीनी सैनिकों ने विवाद की शुरुआत की। पहले शुरुआत कैसे हुई? भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए इस दौरान, ठीक इस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। 17,000 फीट। चीनी सैनिक पूरी तैयारी से आए थे, उनकी मंशा साफ थी कि अंदर जाकर घुसपैठ करनी है। झड़प की भी तैयारी करके आए थे। 5 बटालियन, जी हां, 5 बटालियन चीनी सैनिक आए थे। अगर 5 बटालियन चीनी सैनिक आ रहे हैं, यानी तैयारी पूरी थी। ठीक इस तरह से झड़प शुरू हुई दोनों जवानों के बीच, दोनों सेना की। भारतीय सेना भी पहले से तैयार थी। गलवान के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैयारी और बढ़ा दी है कि चीनी सेना जब सामने होगी तो हम उन्हें कैसे जवाब देंगे। और बड़ी चीज ये, झड़प के दौरान 1000 सैनिक मौजूद थे। 1000 सैनिक। आपको बताऊं, एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई घंटों तक यह झड़प चलती रही। 9 तारीख की घटना है, 9 दिसंबर की, और भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया इस दिन। चीन की एक और साजिश को फेल कर दिया। उनकी साजिश थी और उनकी नीयत पहले से भारत को पता थी कि ये क्या कर सकते हैं। जिनपिंग की वापसी के बाद चीनी सेना के कब्जे की कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। भारत ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया वहां से, और 300, जी हां, 300 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। झड़प के दौरान कई चीनी सैनिक घायल हो गए। बताया तो यह जा रहा है, भारतीय सेना के जवानों ने जब दौड़ाया तो चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। झड़प के बाद पीछे हट गई चीनी सेना, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है। भारत के कुछ जवानों को हल्की चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। झड़प में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने चीन की साजिश का करारा जवाब दिया है। झड़प के बाद दोनों देशों की एक फ्लैग मीटिंग भी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान। 2020 में गलवान में भारत ने इसी तरह से करारा जवाब दिया था। आपको याद होगा, चीन के 40 जवान और 40 से ज्यादा जवान ढेर कर दिए गए थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहां यह झड़प हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यह झड़प जिस जगह, जिस लोकेशन पर हुई है, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, भारत का नक्शा, चीन का नक्शा आपको नजर आ रहा है। तवांग दिख रहा है, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, और बॉर्डर पर जरा ध्यान से देखिए, जो ब्लिंक कर रहा है, बॉर्डर पर तवांग है, यानी चीन और जो भारत का बॉर्डर पड़ता है, अरुणाचल बॉर्डर, इसके सेंटर पर तवांग है। तवांग पर ही झड़प हुई है। 1000 सैनिक इसी तवांग पर मौजूद थे, और तवांग के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले जरा डिफेंस एक्सपर्ट को सुनाऊं। उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय सेना का जवाब आ गया इस झड़प पर। भारतीय सेना ने बयान जारी किया है बाकायदा इस झड़प पर, क्योंकि खबर आई थी कि तवांग में झड़प हुई है, और
भारतीय सेना ने कहा है इस झड़प को लेकर कि चीनी सेना को कैसे खदेड़ा। यह मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को LAC पर झड़प हुई। भारतीय सेना ने बयान दिया है चीन के मंसूबे नाकाम कर दिए हमने। झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भाई अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। PK सहगल इस झड़प के बारे में भारतीय सेना ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नज़र आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तवांग पर नीयत क्यों खराब है चीन की। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आखिर तवांग पर नीयत क्यों खराब है, बहुत कम लोग जानते हैं। तवांग पर चीन की लंबे वक्त से नजर है, बहुत पहले से। तवांग सामरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर पर मौजूद है। अरुणाचल का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न साइड पर, और चीन के साथ भूटान का बॉर्डर भी वहां पर जुड़ा हुआ है। तो 3 चीजें हो गई, भारत का बॉर्डर भी है और भूटान का बॉर्डर भी है, और भूटान और भारत का बॉर्डर भी है। तिब्बत के बाद दूसरा बड़ा बौद्ध मठ भी है तवांग। तिब्बत संस्कृति का अंतिम बड़ा केंद्र है और सालों से इसे नष्ट करने का चीन प्लान बना रहा है। भारत की तैयारियों को परखने की चाल है चीन की। अक्साई चिन्ह के बदले तवांग की पेशकश कर चुका है पहले चीन, भारत ने मना कर दिया। 1962 में 1962 में तवांग में लड़े थे भारत और चीन। यहां लड़ाई हो चुकी है 1962 में। पहले कुछ इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था। उस दौरान लड़ाई के बाद चीन ने इलाका खाली कर दिया था। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि इस पूरी झड़प के दौरान चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को ऐसा झटका लगा है जो भुलाए नहीं भूलेगा। चीन के कई जवान, लगभग 30 सैनिक, बहुत बड़ी खबर है, चीन के 30 सैनिक घायल हो गए। और चीन के 30 सैनिक जो घायल हैं, चीन ने 5 बटालियन भेजी थी चीनी सैनिकों की, 30 घायल हो गए हैं। चीन इसे स्वीकार पहले भी नहीं किया जब 40 जवान चीन के मारे गए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर चुकी है, देश के सैनिकों का अपमान शुरू कर चुकी है। सेना के जवान वहां लड़े, चीन के 30 जवान घायल हो गए हैं, चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस का वही हाल है, वही लकीर पीट रहे हैं और वही सेना का अपमान कर रहे हैं। यह अब कांग्रेस की फितरत और नियत हो गई है, जैसे चीन की नियत है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीन की घेराबंदी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आज जवाब दिया गया। यह घेराबंदी के बिना तय हो नहीं सकता था। घेराबंदी दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा।
ये पूरा जो रेड मार्क आपको स्ट्रेच नजर आ रहा है, ये भारत और चीन का बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की, चीन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के लिए आप प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे घेरा? जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर 20 ब्रिज बना दिए, भारतीय सेना फौरन पहुंच सके। लद्दाख में पीएम मोदी ने क्या किया, 2 हेलीपैड और 18 ब्रिज बना दिए बॉर्डर पर, जिससे फौरन जवान रिएक्ट कर सके। हिमाचल में भी ब्रिज का निर्माण हुआ है बॉर्डर पर, हमारे टैंक्स, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे जवान पहुंच सके। उत्तराखंड में भी 5 ब्रिज बना दिए इस पूरे बॉर्डर को। देखिए पूरा स्ट्रेच, देखिए पूरे बॉर्डर का जो स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, इस पूरे बॉर्डर पर वो चीजें तैयार हो गई हैं जिससे भारतीय सेना जवाब दे सके। उत्तराखंड में 5 ब्रिज बन गए बॉर्डर पर, सिक्किम पर ब्रिज बन गए, और जहां तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जहां यह घटना हुई है, वहां 18 ब्रिज प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिए हैं। तो यह चीन की पूरी घेराबंदी है, चीन को जवाब देने के लिए घेराबंदी की गई, और यही वजह है कि भारतीय सेना आज यहां बॉर्डर के नजदीक भारी संख्या में पहुंच रही है। हमारे हथियार पहुंच रहे हैं, हमारे टैंक्स पहुंच रहे हैं, जिससे हम चीन को जवाब दे सकें। और यह जवाब ऐसा ही नहीं है, चीन को बिना हथियार के जवाब देने की भी पूरी तैयारी हो गई। बॉर्डर पर सेना पहुंचे, टैंक पहुंचे, हथियार पहुंचे, लेकिन बिना हथियार भारतीय जवान अब लड़ रहे हैं, और आज ये करके दिखाया है। आज जो भारतीय सेना ने मार के भगाया है, वो कैसे संभव हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, यह संभव हुआ इस तरह से, कैसे कि भारतीय सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, चीनी सैनिकों के चाकू और डंडों का जवाब भारतीय सेना दे रही है बिना हथियार। भारत इस तरह से 2-2 हाथ को तैयार हो गया है बॉर्डर पर, ऐसे ही जवाब दिया गया झड़प। न गोली चली, न बंदूक चली, हाथों से जवाब दिया। एलएसी पर तैनात जवानों ने मार्शल आर्ट सीख ली है और मार्शल आर्ट के जरिए मारकर भगाया। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी इसी तरह से पूरी तरह तैयार हैं, जो बॉर्डर पर 24 घंटे 24x7 रहते हैं। जवानों ने जूडो कराटे भी सीखे, इसीलिए चीनी सैनिकों से लड़ सकें। कई महीनों की ये सघन सख्त ट्रेनिंग भारतीय जवानों को दी गई है। जवानों को 15 स्टेप्स भी सिखाए गए हैं कि इन 15 स्टेप्स में कैसे आपको मार भगाना है दुश्मनों को। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसे यह करारा जवाब दिया गया है। इस तैयारी के जरिए एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, हथियार नहीं होते, इसलिए झड़प होती है। झड़प में कैसे जीतना है, इसके लिए मार्शल आर्ट सिखा दी गई है जवानों को। जवान प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। उसके लिए देखिए क्या बड़ी तैयारी है कि बर्फीले तूफान से निपटने में भी अब सहूलियत होगी जवानों को। वो सहूलियत होगी कि हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी से भी निपट सकते हैं अब जवान। ये तैयारी ऐसी ही नहीं की गई। बड़ी खबर इस बीच ये है कि भारतीय सेना ने कैसे चीनी जवानों को खदेड़ दिया है बॉर्डर से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पर 9 दिसंबर को ये जो झड़प हुई, उसके बाद इन्हें खदेड़ा है, और जवान वहां से भारतीय सेना को देखते ही भाग खड़े हुए। खबर यह मिल रही है, यानी झड़प हो, बड़ी झड़प में तब्दील होती, उससे पहले चीनी जवान भाग खड़े हुए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनको सुनिए। शिवाली देशपांडे क्या कह रहे हैं इस पूरी झड़प पर। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में, अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है।
और आइए मैं आपको बता रहा हूं भारत की आगे की तैयारी क्या है। आगे की तैयारी यह है कि चीन डाल तो भारत पात। ये आप देख रहे हैं, ये कैंप्स हैं। भारत ने बॉर्डर पर ये कैंप बनाने की लगभग तैयारी कर ली है। कैंप फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये कैंप कैसे होंगे, क्या तैयारी होगी? सख्त बर्फीली स्थिति में भी हमारे जवान सहूलियत से इन कैंप्स में रह सकेंगे और यही खासियत होगी इन कैंप्स की। आप देख रहे हैं तो लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट था, इसीलिए चीनी जवानों को 17,000 फीट पर भी मार भगाया। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से। भारत ने एलएसी पर 50,000 के आसपास जवान तैनात कर रखे हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जवानों की तैनाती हुई है। डेमचौक देपसंग इलाके में भी तैनाती की गई है और हथियार और जरूरी सामानों की सप्लाई भी और बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी को पता था चीन सुधरने वाला नहीं है, जो कुछ गलवान में हुआ ये फिर दोहराएगा, इसलिए यह तैयारी करके रखी गई थी। एलएसी पर तैनात हर सैनिक की वर्दी पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। एक सैनिक की वर्दी 1 लाख की, उसमें क्या क्या चीजें हैं? जवानों के लिए स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी का इंतजाम किया गया है। 3 लेयर वाली वर्दी, ताकि 12,000 फुट की ऊंचाई पर चीन को जवाब दे सके। सोचिए 12,000 फुट की तैयारी थी पूरी। आउटपोस्ट पर जवानों के लिए विशेष थर्मो टेंट लगाए गए। जवान हमारे इन थर्मो टेंट में रहते हैं। जवानों को तंदुरुस्त रखने के लिए यह खास डाइट दी जा रही है बाकायदा कि -40 डिग्री में ठंड से निपटने के लिए सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। कि जब सोचिए -40 डिग्री में क्या हाल होता होगा। यहां दिल्ली में जब 4-5 हो और आप चले जाइए शिमला में जहां 2 हो टेम्परेचर, -40 में क्या होता होगा सोचिए। पेंगोंग झील से हॉट स्प्रिंग तक 20 किलोमीटर तक की सड़क तैयार हो गई, क्योंकि चीन से अब तक 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। सैन्य कमांडरों के बीच हुई बात, लेकिन विवाद निपटा नहीं है। और सैन्य कमांडरों की वजह जो विवाद नहीं निपटा है, अब उस विवाद को कैसे निपटाया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आइए अब आपको सुनाने जा रहा हूं ब्रिगेडियर विजय सागर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो चीन और भारत के बीच में तवांग के इलाके में जो अभी वारदात हुई है, जहां पे चाइनीज कुछ ट्रुप्स ने इंडिया के अंदर इंकर्शन करने की कोशिश की और वहां पे इंडियन ट्रुप्स ने उनको रिटेलिएट किया, उनको चैलेंज किया और उनको वहां से भगाया, तो ये थोड़ी सी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो सकती थी, जो एक बड़े छोटे युद्ध में भी तब्दील हो सकती थी। परंतु इमीडिएटली उसको डिफ्यूज किया गया और इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग हुई चाइनीज ट्रूप कमांडर्स और इंडियन कमांडर्स के बीच में, और स्थिति अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। परंतु ये जो एक एक्शन हुआ है चाइनीज पीएलए की तरफ से, ये कुछ एक और बड़ी लंबी चीज दर्शाता है कि वो जो पूरी भारत के साथ जो एलएसी के ऊपर जो उनका डिप्लॉयमेंट है या जो उनका टैक्टिकल प्लान है या ओवरऑल प्लान है, वो बहुत घातक है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो अरुणाचल है वो चाइना के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उसको मानते हैं कि वो तिब्बत का हिस्सा है, जबकि हिंदुस्तान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ये पुराना नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी नेफा, अंग्रेजों के टाइम से, जो ब्रिटिश भारत के आजाद होने के साथ साथ ब्रिटिश ने भारत को इसको सौंप दिया। तो ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है और डिमार्केशन ऑफ जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो शक के घेरे में रहती है। दोनों साइड्स अपना अपना उसको मानती हैं। परंतु अभी इस वक्त ये देखने की बात है कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में मुंह की खाई है और वहां पे कुछ हमारा समझौता हुआ है, तो उससे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वहां थोड़ी सी शांति हो गई है। परंतु चाइना क्या है कि इसको किसी तरीके से पोर्ट को बॉइलिंग रखना चाहता है, तो इसलिए ये इनकर्शन उसने अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और ये आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि चाइना ने आज की डेट में, पहले उन्होंने एक पैरेलल हाईवे बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रेल रोड नेटवर्क तैयार किया, और जिससे कि उसकी ट्रुप मूवमेंट्स थी वो बहुत फास्ट थी। परंतु आज की स्थिति ये है कि उन्होंने नॉट ओनली हाईवे जो पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चलती है, उन्होंने बहुत सारे रेडियल्स भी बना लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि ट्रुप की मूवमेंट फास्ट है, प्लस बहुत सारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने अपनी साइड पे बहुत सारे नए गांव बसा लिए हैं। वहां पे चाइनीज लोगों को इंसेंटिव दिया है कि वो वहां पे आके बस जाएं, वहां पे लोकल लेडी से शादी करें और वहीं पे रह जाएं।
तो इससे बहुत सारी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स वगैरह आ जाती हैं। और जितना ये अनपॉपुलेटेड एरिया था, एक किस्म का पठार माना जाता था पूरा का पूरा तिब्बत और चाइना के बीच में, इसको हम मैकमोहन लाइन भी बोलते थे, अब वो एकदम से एरिया बज हो गया है। बज होने का मतलब वहां चाइनीज प्रेजेंस नजर आ रही है जगह जगह पे, और चाइना का जो क्लेम है उस एरिया का भारत के अंदर, इसकी वजह से और भी मजबूत होता जा रहा है और वो एक दृढ़ता दिखा रहे हैं इसके अंदर। डिफेंस एक्सपर्ट को अगर आपने ध्यान से सुना, उन्होंने दो बात कही। पहली बात यह कि चाइना का मूवमेंट फास्ट है, और दूसरी बात यह कि चाइना ने बॉर्डर पर गांव बसा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से दोनों का इंतजाम कर लिया है। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत का मूवमेंट कैसे फास्ट होगा उसकी तैयारी कर ली गई है। जो टनल आप देख रहे हैं, ये टनल बना ली गई है, और ये टनल तवांग के लिए जाती है, जहां तवांग में डिस्प्यूट हुआ है। ये तवांग को जाती है टनल, जिससे भारतीय सेना का मूवमेंट भी, जो बात डिफेंस एक्सपर्ट ने कही कि चीन का मूवमेंट फास्ट है, उनकी सेना फौरन पहुंचती है, उनके जवान, उनकी आर्मी, उनके टैंक फौरन पहुंचते हैं, तो भारतीय सेना भी फौरन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह किया है। अब देखिए, तवांग पर ही किया गया, जहां तवांग पर झड़प हुई है, उसमें क्या तैयारी कर ली गई है, कैसे भारत भी और भारतीय जवान भी फौरन पहुंच जाएंगे, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तैयारी ये है भारत की, ये आप टनल देख रहे हैं, ऐसी तैयारी तवांग के लिए, जहां झड़प हुई है। चीनी सीमा पर सेला सुरंग बन रही है, इसे कहते हैं सेला सुरंग। देखिए, टैंक घुस रहा है, इसी तरह से टैंक इस टनल के अंदर इस तरह से जाएगा, उधर निकल जाएगा। अब लंबा रास्ता नहीं कवर करना, ये तवांग की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी ये, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 पर लगभग 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं। 13,700 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग है, 13,700। 1962 में तवांग पर चीन ने कब्जा कर लिया था, इसी तवांग पर जिस पे झड़प हुई। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती को तैयार है पूरी तरह से, और आज चुनौती की नजीर भी पेश कर दी। अब भारत तवांग से चीन को चुनौती और आसानी से देगा। तवांग से सीमा की दूरी 10 किलोमीटर और घट जाएगी। साल के अंत तक ये पूरी टनल बनकर तैयार हो जाएगी। लगभग दिसंबर का महीना है, लगभग पूरी टनल तैयार है। ठंड में इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है, बर्फबारी में पहाड़ों पर बर्फ जम गई तो सेना नहीं जा सकती। अब टनल के अंदर से सेना के जवान और इस तरह के टैंक जा सकते हैं। अब हर मौसम में सीमा की सुरक्षा भी हो रही है, और सुरंग बनने से आवाजाही आसान हो गई है। आसानी से सेनाओं तक हथियार पहुंचाए जा पाएंगे, यह तैयारी की गई। डिफेंस एक्सपर्ट ने एक बात यह कही कि किस तरह से चीन की सेना तेजी से पहुंच रही, ग्राफिक चढ़ाई प्लीज। चीन की सेना तेजी से पहुंच रही है, और भारतीय सेना भी अब तेजी से पहुंचेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि गांव बसा लिए हैं चीन ने, भारत ने भी यही तैयारी कर ली है। तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री मोदी उस गांव तक गए थे, उस आखिरी गांव तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि चीन को मात देनी है, तो चीन को मात उसी की रणनीति से देंगे। तो क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जो काम चीन ने किया वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुरू कर दिया है, और लगभग कर चुके हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। तैयारी ये है कि ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आगे लिखा हुआ लास्ट इंडियन विलेज। प्रधानमंत्री की कोशिश भी ये है कि चीन जैसे अपने गांव बॉर्डर पर बसा रहा है, जो बात एक्सपर्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया है। चीन के खिलाफ ये मोदी की सबसे बड़ी रणनीति है। किया यह कि चीन सीमा के पास 500 गांव फिर से बसा दिए जाएंगे, 500 गांव। उत्तराखंड में 115 गांव बसाए जाएंगे, और अरुणाचल में करीब 100 गांव बसाए जाएंगे। अब आप समझिए अरुणाचल की अहमियत। तवांग और आसपास के इलाकों में 100 गांव बसाए जाएंगे, उससे क्या होगा। हिमाचल में 80 गांव बसाने की तैयारी है। 100 गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का मेगा प्लान है। गांव क्यों बसाए जा रहे हैं, होता क्या है, गांव में रोजगार नहीं, लोग रहते नहीं है, वहां से चले जाते हैं, बॉर्डर इलाके खाली हो जाते हैं। चीन की सीमा वहां पर आती है और क्लेम करती है हमारा इलाका है, क्योंकि बॉर्डर अभी ठीक से बटा नहीं। चीन की सेना कहती है हमारा इलाका है, और वो क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं रहते इसलिए उनका दावा होता है। अब जब हमारे गांव बस जाएंगे, हमारे लोग रहेंगे वहां, तो वो आकर वहां दावा नहीं कर पाएंगे। चीन पहले से अपने बॉर्डर पर यह कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी शुरुआत की है। सीमा के पास के गांव में विकास किया जाएगा और सीमा के गांव को सशक्त किया जाएगा, यह रणनीति का हिस्सा है। रोजगार के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पानी, बिजली से लेकर सड़क
और स्वास्थ्य पर काम किया गया है। इन गांव में शहरों जैसी सुविधा देने का भी प्लान है। चीन की हर हरकत की जानकारी आसानी से मिलेगी। चीन की घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। चीन की हर नापाक हरकत को तुरंत जवाब भारत दे पाएगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, जो जमीन पर, जो धरातल पर दिखती भी नजर आ रही है कामयाब। यही 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है उसका उदाहरण भी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, आपकी जेब में नोट होते, गुलाबी नोट। यह नोट बहुत दिन से शायद आपने नहीं देखा होगा। 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा, सोचिए जरा। तो सवाल यह, क्या बंद होने वाला है 2000 का नोट? क्योंकि संसद में आज इस बात को सुनने को मिला कि 2000 का नोट बंद कर दिया जाए, तो क्या गुलाबी नोट अब खत्म होने वाला है? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा किसने क्या कहा है और क्या तैयारी है आगे। क्या बंद होने वाले हैं 2000 के नोट? क्या 2000 के नोट छपना भी बंद हो गए हैं? क्या 2000 का गुलाबी नोट पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है? एक बार नोटबंदी में 500 और हजार के नोट बंद कर दिए गए। उसके बाद नया 2000 का नोट आया, लेकिन ये 2000 का नोट भी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी छापना बंद कर दिया है। पिछले 3 साल से आरबीआई ने 2000 का नोट नहीं छापा, तो सवाल उठ रहा है, क्या 2000 का नोट भी अब बंद हो जाएगा? पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने संसद में 2000 के नोट को जल्द बंद करने की मांग की है। सांसद का कहना है कि लोगों ने 2000 के नोट काले धन के तौर पर फिर जमा कर लिए। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको बताएंगे क्या तैयारी है और क्या चुपचाप 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए कैसे होगा। तो आप ये देख रहे हैं 2000 के नोट इस तरह से चेन लपेट कर क्या ताला डाल दिया जाएगा। 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार 2000 के नोट लाई। आज संसद में, राज्यसभा में सांसद सुशील मोदी ने, बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए सरकार का फैसला था कि 2000 के नोट लाएं। जनता 500 और 1000 के नोटों को बदल सके दरअसल। और हुआ क्या कि कुछ सालों में 2000 के नोट चलन से गायब हो गए। न बैंक में जमा हो रहे, न एटीएम में है और न एटीएम से निकल रहे हैं। सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2000 के नोटों को जमा कर लिया गया है। ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में इन नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार 2000 के नोटों पर धीरे धीरे बैन लगाए। 2000 के नोट एक्सचेंज करने का समय मिले लोगों को। सरकार 2 से 3 साल में 2000 के नोटों पर बैन लगा दे। सुशील मोदी ने विकसित देशों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा विकसित देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है और अमेरिका, जापान में 100 के ऊपर की करेंसी नहीं है। अमेरिका, जापान में 100 रुपए का नोट है, उसके ऊपर के नोट ही नहीं। जर्मनी, चीन में भी बड़े नोटों का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्होंने कहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। तो सुशील मोदी की बात अगर सरकार ने मान ली तो ये 2000 का नोट भी बंद, सिर्फ 500 का नोट रहेगा। सुनिए जरा। जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहाँ इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं
अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपए का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। तो सुशील मोदी का कहना है कि बड़े नोट बंद कर दीजिए, 2-2 हजार के नोट नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा 100 और उससे ज्यादा 500 ये करेंसी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं किन देशों में क्या करेंसी है। सबसे बड़ा नोट क्या है? अमेरिका में सबसे बड़ा नोट $100 का है। इसके अलावा दूसरा देश है चीन, जहां सबसे बड़ा नोट 100 युआन है। अगला देश है जर्मनी, जहां 100 रुपए भी हैं, 200 रुपए भी हैं और 500 रुपए नहीं, वहां यूरो चलता है, तो 100, 200, 500 यूरो है वहां। रूस में सबसे बड़ा नोट है वो 5000 रूबल्स का है। इसके अलावा जापान में 10,000 येन सबसे बड़ी करेंसी है। सिंगापुर में 10,000 सिंग डॉलर है सबसे बड़ी करेंसी। ये दुनिया के अलग अलग मुल्कों की बड़ी करेंसी है। सुशील मोदी का कहना है कि अगर काला धन बंद करना है, खत्म करना है, तो पहला काम बड़े नोट बंद कर दीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, मोदी बनाम मेन फ्रंट की लड़ाई फिर शुरू हो गई। मोदी जब जीतते हैं ये नई लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, आज शपथ ग्रहण समारोह था। प्रधानमंत्री पहुंचे मंच पर और सबको प्रणाम किया झुककर। जनता को प्रणाम था, जितनी बड़ी जीत लोगों ने दी। उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, लोगों को झुककर प्रणाम किया, उनका धन्यवाद भी किया। तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर, क्योंकि बड़ी जीत थी। भूपेंद्र भाई पटेल ने आज शपथ ली और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस जीत के बीच विरोधी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई, 2024 में क्या होगा, कैसे लड़ेंगे मोदी से, कैसे जीतेंगे मोदी से। मोदी तो बड़े बड़े राज्य जीत रहे हैं और बड़े बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, इसलिए अखिलेश, नीतीश और कांग्रेस, राहुल सब परेशान है। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सारे नेता परेशान है, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, फिर बताएंगे इनमें दम कितना है और मोदी ने इन सब की दुकान कैसे बंद कर दी। सुनिए। चारे तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। मोदी ने गुजरात में 2024 का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि विरोधियों को 24 में अपनी फिल्म फिर से पिटती दिख रही है। मोदी से हार के बाद फिर वही घिसा पिटा नारा बुलंद हो रहा है, मोदी के खिलाफ सब एक हो जाओ। अपनी सियासी जान बचानी है तो मोदी से लड़ने के लिए सब साथ आ जाओ। तो नीतीश से अखिलेश तक सब इसी तैयारी में जुट गए। ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने। ये जो लोग अलायंस या जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो जब बैठेंगे तो उसके लिए रास्ता खुलेगा। 2014 से ही विरोधी मोदी को कम आंकने की गलती करते रहे और इसलिए हर बार मुंह की खाते रहे। अब 2024 से पहले मोदी की जीत को छोटा बताने वाले फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। सर, बीजेपी का कि मिशन 2024 और 25 इम्पॉसिबल है। ना, बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं। सोचिए जरा, जो जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर बिहार उपचुनाव में बीजेपी के सामने अपनी सीट तक नहीं बचा पाई, वो मोदी को हराने का प्लान बना रही है। मोदी विरोधियों को मोदी से लड़ने से पहले खुद के सहयोगियों से लड़ना होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी के विरोधियों की तैयारी क्या है। नीतीश कुमार ने फिर नया शगुफा छेड़ा है मोदी से लड़ने का, क्योंकि फिर उन्हें लग रहा है इतनी बड़ी जीत गुजरात में हो गई है कि आखिर मोदी से लड़ेंगे कैसे। तो देखिए, सब फिर तैयार हो गए, एक होने की फिर से तैयारी है। 2024 में नहीं होगा कोई थर्ड फ्रंट, ये कहना है नीतीश कुमार का। मोदी के खिलाफ खड़ा होगा यह मेन फ्रंट। केंद्र में मेन फ्रंट की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार को यह भरोसा है। नीतीश ने जेडीयू अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन था जेडीयू का, उसमें यह बात कही है। उन्होंने कहा बीजेपी विरोधी पार्टियां हाथ मिलाएं तो जीत तय है। देखिए, सपने बड़े हैं, सभी साथ आए
तभी भारी बहुमत से जीत होगी मोदी के खिलाफ। सभी को साथ लाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन इन पार्टियों पर निर्भर है कि वो क्या सोचते हैं। यह नीतीश के शब्द। मैंने हाल में कुछ विपक्षी दलों के नेता से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा, समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और बिहार में जेडीयू का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। पिछली बार हमारे सहयोगी ने ही साजिश रची थी, इसी वजह से पार्टी को कम सीटें मिली, उन्होंने कहा है। नीतीश को भूलना नहीं चाहिए कि उपचुनाव अभी पिछले कुछ दिनों में ही हारे हैं नीतीश कुमार बीजेपी से। अब बीजेपी पलटवार कर रही है, कह रही है ना नौमन तेल होगा और ना राधा ना चाहिए। सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि जितनी भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं, अगर वो सब एकजुट हो जाती हैं तो 2024 में हम भारी बहुमत से चुनाव जीत पाएंगे लोकसभा। देखो, ना नौमन तेल होगा और ना ये सारे के सारे इकट्ठा होंगे। इसलिए जो है वो अभी से इनको ये आपस, पहली बात तो ये बीजेपी से लड़ते लड़ते खुद आपस में भिड़ रहे हैं। नेतृत्व तो है नहीं, नेता है नहीं, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। पीएम इन वेटिंग एक लंबी लिस्ट बनी हुई है। पहले ये तो तय करें नेता कौन है, नेतृत्व कौन है, नीतियां क्या है, कार्यक्रम क्या है। सिर्फ टॉवल से आपस में ही सिर्फ टॉवल करना पहले बंद करें, फिर सोचें कि आगे क्या होगा। 2024 तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो सुन लिया आपने। बीजेपी को आपको बताने जा रहा हूं कि टीम मोदी भी तैयार है। टीम मोदी कैसे जवाब देगी इस विपक्ष को, मोदी विरोधियों को, यह आपको बताऊंगा। गुजरात में एक बार फिर बीजेपी सरकार सत्ता में है। किसी भी चुनाव के बाद सरकार का बनना आम बात है। किसी मुख्यमंत्री का शपथ लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिन हालात में और जिस मौके पर गुजरात में बीजेपी की सत्ता में 7वीं बार वापसी हुई है, वो अभी से 2024 के संकेत देने लगी, जिन्हें इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस जीत के इकलौते नायक कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सियासी रणनीति के सामने सारे दल चारों खाने चित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जिस कदर मेहनत की और इससे पार्टी को जो कामयाबी मिली, उससे गुजरात के सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए, जिन्हें हम 2024 के सियासी संकेत के संदर्भ में देख सकते हैं। इस चुनाव को बीजेपी के लिए 2024 की तैयारी के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसकी कामयाबी की झलक शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर भी देखने को मिली, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक अमित शाह वहां की तैयारियों के बारे में खुद जानकारी लेते नजर आए। दरअसल मोदी की रणनीति और उस रणनीति को जमीन पर उतारने की अमित शाह की कोशिश और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में, जबकि इस बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। संकेत साफ है, बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की तरफ अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ा दिए और इस मिशन में पीएम मोदी के खास सिपाहसालार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें और खुद योगी ने राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से पीएम मोदी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। संकेत यही है कि पीएम मोदी ने अपने इन खास जनाधार वाले नेताओं को लेकर आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई भी शामिल हैं, जिन पर दक्षिण के राज्यों में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, गुजरात में नितिन पटेल और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का रोल बहुत अहम है। ये सभी नेता अपने अपने राज्यों में मजबूत पकड़ रखते हैं, जिन्हें 2024 के चुनाव में क्या भूमिका निभानी है, इसके संकेत पहले ही दे दिए गए। पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अहम है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की भूमिका भी बड़ी होने जा रही। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपने उन सारे नेताओं की ताकत और जरूरत के मुताबिक भूमिका लगभग तय कर दी है, क्योंकि मोदी को न केवल विरोधी दलों के जातीय समीकरण को नेस्तनाबूद करना है, बल्कि देश के सियासी इतिहास में इतनी बड़ी लकीर खींचनी है जिसे तोड़ना किसी भी दल के लिए मुश्किल हो जाए। यह है मोदी की तैयारी। लेकिन आपको बताऊंगा कि अब अभी इस वक्त लोकसभा में किसकी कितनी ताकत है। ये जो मेन फ्रंट मोदी को हराने की तैयारी कर रही है, इनकी जरा ताकत देखिए। कुछ बड़े
कुछ बड़े राज्यों की बात करूंगा मैं, उन बड़े राज्यों को ही जोड़ दीजिए मोदी के सामने तो ये विरोधी कहां ठहरते हैं। ये देखिए जरा, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहा हूं लोकसभा में किसकी हालत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले, आप देख रहे हैं, इस अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। और कांग्रेस के आप 11 मान लीजिए, समाजवादी पार्टी के 5, बीएसपी के 10 और टीएमसी के 22 सांसद हैं, शिवसेना के 18 सांसद हैं, एनसीपी के 4 सांसद हैं, जेडीयू के 16 सांसद हैं, जेडीएस के 16 सांसद हैं और टीआरएस के 9 सांसद हैं, एआईएमआईएम के 1 सांसद। ये बड़े राज्यों को जोड़ दें तो 112 हो जाते हैं और बीजेपी एनडीए मिलाकर 300 से ज्यादा सीटें हैं। वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मोदी के खिलाफ कोई फ्रंट तैयार हो सकता है? मोदी के खिलाफ विरोधी मिलकर मोदी को हरा सकते हैं क्या? सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार अब परेशान हैं। उनका संकट ये कि राष्ट्रीय राजनीति छोड़िए, अब बिहार की राजनीति में भी वो फंस रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनके मतदाता समूह पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा तगड़ा वाला निशाना साध दिया है। ये पहले भी एक बार वो प्रयास कर चुके हैं जब वो कहते थे संघ मुक्त भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। अब फिर से जब उनकी राजनीति बिहार में फंसती दिख रही है, जब लग रहा है कि तेजस्वी उनसे किनारा कर लेंगे, तो इस डर से वो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। जबकि सच यही है कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का वजूद शून्य हो चुका है। उनका ज्ञान कोई लेगा भी या नहीं लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। चाहे नीतीश कुमार फर्स्ट फ्रंट नाम दे दे, सेकेंड फ्रंट नाम दे दे, थर्ड फ्रंट नाम दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़वाना है। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके जब गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तभी से उनका इसी दिशा में काम चल रहा है। वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के किसी कोने से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी राज्य के विपक्षी नेता ने, किसी पार्टी ने बिहार के बाहर अभी तक नहीं कहा है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में या नीतीश कुमार द्वारा जो विचार दिया जा रहा है फर्स्ट फ्रंट, सेकेंड फ्रंट या एंटी मोदी फ्रंट के, उस पर वो काम करने को तैयार हैं। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है। अब तक जितने राज्य थे, ये जो पारिवारिक पार्टियां ये क्या करती थी, इन्होंने अपने अपने वोट बैंक सेट कर रखे थे, 2-2 जातियां सबकी सेट थी। अब मोदी ने सबको तोड़ दिया है। ये मैं बताने जा रहा हूं कैसे, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं बिहार में क्या था, बिहार में क्या था कि नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार का कॉम्बिनेशन था कुर्मी और अति पिछड़ा और मुस्लिम, और इसके अलावा लालू का कॉम्बिनेशन क्या है, MY मुस्लिम यादव। इनको सेट कर लिया, आप चुनाव जीत गए। यह बिहार का कॉम्बिनेशन था। उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन क्या था, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का M+Y यानी मुसलमान और यादव को सेट कर लीजिए, आप चुनाव जीत जाएंगे। मायावती का कॉम्बिनेशन था DM, दलित और मुस्लिम को सेट कर लीजिए, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मोदी ने सब तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में क्या था कि आप ब्राह्मण को सेट कर लीजिए, OBC और मुस्लिम, तो दीदी चुनाव जीत जाएंगी। यह भी टूट गया है। और क्या ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना, चलिए वहां मुसलमानों के आधार पर ओवैसी दावा करते रहे हैं। टीआरएस ने भी अपना एक जातीय समीकरण बना रखा है। तो सभी पार्टियों का मैं बताऊं आपको बड़ी चीज कि सभी ने सेट कर रखा था अब तक, लेकिन मोदी के आने के बाद सारी जातियां, हर जाति के लोग मोदी को वोट देने लगे। तो ये जातियों के नाम पर जो चुनाव जीतते थे, ये सब हारने लगे चुनाव। अब सुनिए जरा, लोग खुद इस बात को मान रहे हैं कि मोदी ने जाति का बंधन तोड़ दिया है। सारी जातियों के लोग मोदी को वोट करते हैं, इसलिए जातिवाद की सियासत करने वाले आज पिछड़ गए। सुनिए जरा। जातिवाद जैसा कुछ रखा ही नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो आज तक कोई कर भी नहीं पाएगा, ना करने वाला आगे कोई करने वाला आएगा। राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने की सोच के रखी है और वो राष्ट्र को उन्नत मार्ग पर ले जाएगा। कोई जातिवाद का बंधन नहीं है, सब जातिवाद के बंधन को तोड़ दिया है।
सारी जातियां वोट करती है, सबके लिए काम मोदी साहब ने किया है। देखो कि अमृतमय योजना कार्ड निकाला तो उसमें कोई जाति का बंटवारा नहीं किया उसने, रसीकरण किया तो उसमें भी कोई जाति का बंटवारा नहीं किया, और जो 2 साल कोरोना के अनाज सस्ता अनाज दिया उसमें भी कोई जाति का बंटवारा नहीं किया, सब जाति उसे देती है। हाँ, सारी जाति वोट करती है, सब जाति वाले यही चाहते हैं कि बस मोदी ही चाहिए। कोई यहाँ मतभेद नहीं है। गुजरात के अंदर उसने एक ही चीज करी है, सर्वधर्म संभाव है। सारी जातियां मोदी जी को वोट करती हैं। करती है। मोदी सिवाय कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिवाय कोई नहीं, मोदी भगवान है और मोदी सारी जातियां मोदी जी को वोट करती हैं। मोदी 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 ना झाड़ू देखेगा ना पंजा देखेगा, एक ही देखेगा गुलाब का फूल, कमल ही आएगा। मोदी जी ने जाति का बंधन तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ दिया है। सारी जातियां मोदी जी को वोट करती हैं। वोट करती है। सभी जाति ने वोट दिया, उसी का तो परिणाम है। कैसे किया ये? विकास विकास और विकास। आदिवासी से लेके मुस्लिम सभी मोदी जी को वोट करती है, क्योंकि मोदी ने गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट अद्भुत है। मोदी जी ने जातियों का बंधन कैसे तोड़ा है? सभी का विश्वास जीत के, सभी का विकास करके, सभी को साथ में लेके चले वो, और सभी को भरपूर विश्वास दिया उन्होंने। जाति नाती ज्ञाति सब मिलके आज भारतीय जनता पार्टी और इसकी पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन लोगों को आपने सुना कैसे कुछ पार्टियों ने जातियों का समीकरण बिठाया था, मोदी ने कैसे तोड़ा है, उदाहरण के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये गुजरात से ही शुरुआत कर रहा हूं। गुजरात में मोदी ने कैसे इसे तोड़ दिया है, सारी जातियों ने मोदी को वोट दिया है, उसका एग्जाम्पल देखिए जरा। उसका एग्जाम्पल ये है, आप देख रहे हैं। अब शुरू करिए जरा। कुल सीटें गुजरात में 182 हैं, 156 जीती हैं, 13 दलित बहुल सीटें थी, मोदी को उसमें से 11 सीटें मिल गई, यानी सारे दलितों ने वोट दिया। 27 आदिवासी बहुल सीटें थी, उसमें से 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मूव कीजिए से। 48 पटेल बहुल सीटें थी, उसमें से 41 सीटों पर जीत मिली। 57 ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जो बहुल सीटें थी, उसमें से 57 में 48 यानी पिछड़ा वर्ग भी मोदी के साथ था। अन्य जो बचा 37 में 33 सीटें अन्य के वोट भी बीजेपी और मोदी के पाले में गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनकी जो सियासत है, सियासत यह है कि निम्न वर्ग को वो वरीयता दे रहे हैं, और इसीलिए हर वर्ग उनके साथ जुड़ता जा रहा है। सुनिए जरा। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया, यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुन लिया, जो कह रहे हैं जो वंचित था वो अब हमारी वरीयता में, इसलिए सभी वरीयता से वोट कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी येचुरी के ठहाकों का राज सामने आ गया है। तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीताराम येचुरी और प्रधानमंत्री मोदी ठहाके लगा रहे थे एक बैठक के दौरान। लोग पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या सुना जो इतनी जोर से हंसे पीएम मोदी। तो येचुरी एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से आखिर क्या कहा जो जोर से पीएम ठहाका लगाकर हंसे। तो यह राज खुल गया है कि आखिर पीएम के इस हंसी के पीछे वजह क्या थी, ये आपको बताने जा रहा हूं। हुआ ये कि एक हफ्ते पहले मोदी और येचुरी की मुलाकात हुई। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यह सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक के दौरान ये दोनों नेता मिले। दोनों नेताओं के ठहाके लगाने का राज भी सामने आया। सीताराम येचुरी ने ठहाके वाली वजह का सच बताया है कि बैठक में हमारी बातों से प्रधानमंत्री मोदी काफी नाराज थे। येचुरी ने कुछ ऐसा कहा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री उनके पास गए और कहा मिठाई खिलाओ, यानी मोदी ने येचुरी से कहा मिठाई खिलाओ। येचुरी ने कहा मैंने तब पीएम से पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलना है, इसलिए आपको मिठाई खिलानी चाहिए। येचुरी ने तब मोदी को संसद की एक घटना याद दिलाई।
सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी सांसद उनसे नाराज थे, सीताराम येचुरी से। तो सीताराम येचुरी ने कहा मेरा नाम सीताराम है, ऐसी बातें, बीजेपी वाले ने कहा कि नाम सीताराम है तो ऐसी बातें क्यों करते हैं। तब सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी सांसद को जवाब देते हुए कि मेरा नाम लेकर कुछ भी कह दो, पुण्य ही मिलेगा क्योंकि सीताराम बोलना पड़ेगा। इसी बात पर मोदी हाथ पकड़कर हंसने लगे। यह वाकया था दोनों के बीच इस हंसी का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आज की जो पूरे दिन जिस पर बहस होती रही कि मोदी से हारे तो हत्या की धमकी देने लगे। रिपोर्ट देखिए जरा, कैसे राहुल के एक सिपाही, एक नेता मोदी को हत्या की धमकी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडस कराने का काम। राहुल गांधी के सिपा सालार मोदी की हत्या करवाना चाहते हैं। मोदी से जब जीत नहीं पाए, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सब हार गए, राहुल गांधी तो अपनी सीट अमेठी तक हार गए, तो अब मोदी से जीतने का राहुल के सिपाही को एक ही तरीका सूझा है और वो भी मोदी की हत्या। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडस कराने का काम। संविधान को बचाने के नाम पर मोदी की हत्या की तैयारी लोगों को उकसाने वाली है, लेकिन राजा पटेरिया की आधी स्क्रिप्ट तो राहुल गांधी वाली ही है। राहुल जब मोदी से लड़ नहीं सके तो मोदी को संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश में लगे रहे। राजा भी राहुल की यही संविधान वाली कहानी दोहरा रहे हैं और इस कहानी के नाम पर मोदी की हत्या के लिए उकसा रहे हैं। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है आज हिंदुस्तान में, लोकतंत्र नहीं है। मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी। तो राहुल वाली आधी स्क्रिप्ट ही उनके पूर्व मंत्री दोहरा रहे हैं और मोदी की हत्या की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।